हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। उसमें हमने 4 अधिनियमों पर चर्चा किया था। उसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1858 के बारे में। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। 1857 के विद्रोह को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, या इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। इस कानून को भारत का अच्छा कानून के रूप में इसको माना जाता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया इस कानून के तहत। और जो भी गवर्नर थे और कंपनी की जितनी भी क्षेत्र थी और राजस्व संबंधी शक्तियां थी, वो सब ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके तहत भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसको वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत में जो वायसराय था वो ब्रिटिश राजशाही का सीधे प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। इसी के साथ भारत में शासन की द्वैध प्रणाली भी समाप्त हो गई। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पढ़ा था, जिसमें इनका गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा एक नए पद का सृजन किया गया, जिसको हम भारत के राज्य सचिव के नाम से जानते थे। इस पद में भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार परिषद के रूप में कार्य करता था। इस परिषद का अध्यक्ष सचिव को बनाया गया और भारत का जो राज्य सचिव था उसका वेतन की जिम्मेदारी भारतीय राजस्व के द्वारा ही दी गई। भारतीय राजस्व से ही उसके वेतन को दिया जाना तय हुआ। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिससे भारत तथा इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त था। जो परिषद बनाई गई थी 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता था। कानून के तहत कन्वेंटेड सिविल सर्विस में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लगी। कन्वेंटेड सिविल सर्विस। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए भारतीयों की सहयोग की आवश्यकता है। इसी क्रम में उन्होंने 1862, 1892 और 1909 के एक अधिनियम को पारित किया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल होने का अधिकार मिला। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें एक सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेता होता था, यानी कि कानून का जानकार होता था। कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। जिन सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता था उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को भी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। इसी कानून के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इस अधिनियम ने वायसराय को कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसी के तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार मंत्रिमंडल कैबिनेट की व्यवस्था की नींव पड़ी, मंत्रिमंडल की नींव पड़ी। इस अधिनियम ने आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के
अध्यादेश जारी करने का अधिकार के लिए वायसराय को अधिकृत कर दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी और बंबई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिशों पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में, विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया और दूसरा, कार्यपालिका के प्रश्नों को पूछने और उसका जवाब देने के लिए अधिकृत किया। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इस अधिनियम के प्रमुख पॉइंट थे। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। इस अधिनियम को हम मर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मर्ले इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। केंद्रीय परिषदों में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई थी, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा था, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति प्रदान कर दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया था, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सबसे पहले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट को प्रावधानों के हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई थी। इस एक्ट के संबंध में मर्ले ने मिंटो को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम आगे बहुत ही भीषण होगा। गांधी ने इसे सर्वस्व नाश करने वाला। हम चर्चा कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। 20 अगस्त 1919 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम को बनाया गया, जो कि 1921 से लागू हुआ। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई।
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। मुसलमानों के साथ ही इसे सिख, ईसाई, यूरोपियन व एंग्लो इंडियन आदि के लिए भी बढ़ा दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल से यहाँ पे हमारा तात्पर्य है कि मुसलमानों को और सिर्फ सिख को ही वोट दे सकते थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, अकाल सहायता, आपराधिक जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापे खाने, समाचार पत्र, सिंचाई तथा जलमार्ग, खाने, कारखाने, बिजली, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, अपवर्जित क्षेत्र एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि को रखा गया। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि शामिल थे। अब हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की व्यवस्था का प्रयास किया गया था, स्थापना की व्यवस्था का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। अभी हमने पढ़ा है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्रीय स्तर पर स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों के प्रतिनिधि को चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता था और रियासतों के प्रतिनिधि को राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के तहत विषयों को 3 भागों में बांटा गया था। संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था वो जुलाई 1936 को लागू हुआ। इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत मिला। असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, और इसको दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा था। जिन्होंने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा गला, मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया था। अंबेडकर ने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये हमारा मेन पॉइंट था भारत शासन अधिनियम 1935 के। इसी के साथ हमारे भारत में संवैधानिक विकास समाप्त हुआ। इन सभी चीजों का मैं आपको अपने टेलीग्राम के लिंक पे पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ में इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए।